नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीमा पार से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले सेना के लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे इस पवित्र स्थल पर दिनेश जी और उनके परिवार को नमन करते आए हैं। और साथ ही सीएम सैनी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सेना के जवानों को स्वतंत्र कर दिया है कि वे जिस समय जो करना चाहें वे कर सकते हैं। सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है और हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ है। में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके। विकास एवं पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के विजन को साकार करने में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और विकसित भारत की यात्रा लिखने की पटकथा का काम आपके हाथ से होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के नियुक्त होने से विभाग में बीडी और पीओ की कमी जो है वो पूरी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रशासन से अग्रिम पंक्ति के अधिकारी होने के नाते आप सभी की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी भी है। आपको मजबूत ग्रामीण ढांचा तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना होगा। आप सबको मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, आपकी मेहनत थी और आज वो दिन आ गया है कि आज आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत आज से करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार की अपेक्षाएं होती हैं और आप लोग जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं, जिस पोस्ट के ऊपर आप बैठे हैं, वो पोस्ट सरकार का एक चेहरा होती है। आम जन एक सरकार के रूप में आपको देखती है, क्योंकि वहां से डेवलपमेंट के काम चलते हैं, क्योंकि बीडीपीओ सीधा सीधा डायरेक्ट गांव के साथ जुड़ा होता है। गांव के साथ जुड़ करके वो सरपंच के माध्यम से, चाहे उसमें पंचायत सेक्रेटरी है या बीडीपीओ को इसके अंदर प्रमुख भूमिका होती है, तो आपके माध्यम से वो सब काम चलते हैं और इसी कारण से लोग डायरेक्ट आपको एक सरकार के चेहरे के रूप में देखते हैं। मुझे खुशी है क्योंकि सरकार ने जब से ये निर्णय किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्रुप डी भर्ती में
7,596 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती में सभी वर्गों को समान रूप से आरक्षण दिया जाएगा। इसी भर्ती में डीएससीसी और ओएससीसी समाज के 1,209 पद जो है आरक्षित है और 604 पद जो है आरक्षित है। ये निर्णय अंत्योदय के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से डीएससी और ओएससी समाज के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसी पर कृष्ण बेदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है, सबका साथ सबका विश्वास। अंतिम श्रेणी में बैठे व्यक्ति को भी सभी समान रूप से सुविधा और ताकत मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रादौर में 18 मई को एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। मंत्री राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और सम्मान को नई मजबूती मिल रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ग्रीन खाद की खेती के लिए प्रेरित कर रही है और इस पहल के अंतर्गत प्रति एकड़ 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी, ताकि मृदा की उर्वरता बढ़े और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटे। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राणा ने कहा, किसानों को धान की सीधी बिजाई की विधि अपनाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है और किसानों को फसल लागत में भी राहत मिलती है। तो रादौर से ये खबर, जहां पर 18 मई को आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। ढेंचा की खेती पर भी किसान जो है वो प्रोत्साहित होंगे और 18 मई को दरअसल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है, अभी जो कुलगांव के अंदर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों पे जो फायरिंग करके जो उनकी मौत हुई है, उनको समर्पित है। और दूसरा, जो हमारे देश की सेना ने जो उस पर कार्रवाई की, सटीक कार्रवाई संयम धैर्य के साथ की और पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, इसके लिए सरकार, पूरी सरकार का और आर्मी के लोगों के साथ तिरंगा यात्रा का मंत्री अनिल विज ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं ने 3 दिन में ही पाकिस्तान की पैरवी कर दी है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिससे पाकिस्तान अब कई सालों तक उठ नहीं पाएगा। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए आने वाले रविवार को अंबाला में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देश की शान, कोई भी करे ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस या किसी और पार्टी हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे उस पर तो ना कि गैर देशों के रास्ते देखी जाते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो
देशवासियों ने अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया और कहा कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। इसके साथ साथ जेएनयू का जो एमओयू है तुर्की के साथ वो भी रद्द कर दिया। ये बहुत अच्छी भावना है। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुरनाम सिंह बंडार ने मुखला गांव के दून पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा के वार्षिक परिणामों में इंद्री ब्लॉक टॉपर रहे स्कूल के विद्यार्थी प्रशांत को सम्मानित किया। उन्होंने स्कूल के कई अन्य टॉपर बच्चों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से बच्चा नशों से दूर रहता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की चपेट में धंसती जा रही है। हमें बच्चे को नशे की दुष्परिणामों के बारे में सचेत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल के आने को लाभ भी हैं। मोबाइल की विभिन्न ऐपों से हमें कई प्रकार की जानकारियां हासिल होती है। इसके लिए बस ये है कि मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, किसी बुरी चीज की लत ना पकड़ें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें हमेशा। मुझे तो बहुत खुशी है और साथ ही मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को और सभी फैमिली मेंबर्स को मुझसे भी ज्यादा खुशी है। कितने नंबर आए आपके? 93%। तो अब आपका आगे क्या गोल है, आपका क्या उद्देश्य है आगे इंजीनियरिंग में ही स्कोप लग रहा है मुझे, तो मैं तो वही करना चाहूंगा। तो इस सफलता का श्रेय किसको दोगे आप? मैं अपने सभी टीचर्स को और अपने माता पिता। सबसे पहले तो मैं प्रशांत को, उसके माता पिता को और जो इस विद्यालय का प्रशासन है उस सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो है, जो अनेक प्रकार की सुविधाओं से दूर है, उसके बाद भी इसने ब्लॉक टॉप किया है। इसके लिए ये सब स्कूल स्टाफ सदस्य, इसके माता पिता और क्षेत्र के लोग सभी बधाई के पात्र हैं। इंद्री ब्लॉक की सभी स्कूलों का रिजल्ट जो है लगभग बोर्ड से ज्यादा है और पिछले सालों से भी इस बार बोर्ड का रिजल्ट में वृद्धि हुई है। दिखाई देते हैं सभी को। महेंद्रगढ़ की सरकारी स्कूल के विद्यार्थी और एक छोटे से दुकानदार के बेटे मोहम्मद फरहान, और आपको बताते चले कि कक्षा 12वीं में शानदार प्रदर्शन कर 88% अंक हासिल किए हैं। इससे पहले मोहम्मद फरहान इंजीनियरिंग की देश की सबसे बड़ी परीक्षा में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जी मेंस में 98.8 परसेंटाइल प्राप्त कर चुका है। ये सफलता उसने सरकारी स्कूल में रहकर और बिना किसी कोचिंग के प्राप्त की है। उसने बताया कि प्राइवेट और कोचिंग सेंटर पर मोटी फीस देकर भी, यानी कि मोटी फीस जो है वो देने के बाद ही पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बड़े से बड़ा टेस्ट पास कर सकता है। और उसने अपनी सफलता का श्री माता पिता और गुरुजनों को दिया है, यानी कि जो श्रेय है माता पिता गुरु को दिया है। प्राचार्य सुनील गोहरा ने बताया कि मोहम्मद फरहान बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। कुछ बच्चे तो बहुत ही होनहार हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उनमें से एक फरहान का नाम आता था। तो हमारे जो भी साइंस के टीचर्स हैं वो मुझे बताते थे, तो मैं फिर देखा भी मेरे को इस बच्चे से मिलना है, कौन सा बच्चा है। तो मैंने इससे बात भी की, क्लासेस भी चेक की, तो वास्तव में बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है और ये पढ़ाई के साथ साथ वैसे भी बिल्कुल सिंसियर बच्चा रहा है। बढ़िया तरीके से इसने फिर इसका जेईई का फर्स्ट था अटेम्प्ट, उसमें भी अच्छा स्कोर किया था इसने। अब जाके जब मेंस का आया है उसमें भी इसने अच्छा स्कोर किया है। तो बढ़िया अच्छे बच्चे हैं। और मेरी जेईई मेंस में 98.35 परसेंटाइल आई है और मेरे बोर्ड्स में 88.2% है। तो इसका सबको सारा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, जो पीपुल डेडिकेशन से मेरे को पढ़ाते थे, जो भी मेरे सारे डाउट्स थे वो सॉल्व करते थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने दी उन्होंने। तो घर पे भी अगर कोई डाउट आते थे तो मैं उनसे पूछ लेता था, वो सारे डाउट क्लियर कर देते थे। स्ट्रेटेजी, मैं वो सुबह स्कूल आता था, 8 से 2:30 बजे तक स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे वो पढ़ लेता था, उसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट करके 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर देता। गांव सिकरी में सीवर टैंक की सफाई करते समय दम घुटने के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। गांव सिकरी निवासी योगेश ने अपने घर में बने सीवर टैंक की सफाई के लिए आनंद और रवि को बुलाया था।
जब वे टैंक में सफाई के लिए उतरे तो दोनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए। रवि तो टैंक से बाहर निकल आया, लेकिन आनंद टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया और उसके बाद योगेश उसको बचाने के लिए टैंक में उतर गया, लेकिन योगेश भी जहरीली गैस की चपेट में आने से उसकी मौत जो है हो गई। ऐसा है ये कि ये जो मुकेश है ये सिगरी गांव का रहने वाला है और ये अंडे की हड्डी लगाने का काम करता है। तो कल इसने दो आदमी अपने जो घर में टैंक बना होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है, उसकी सफाई के लिए रवि और आनंद को बुलाया था इसने। तो आके उन्होंने साफ कर दिया था वो ट्रैक्टर से, उसको टैंक को तो खाली कर दिया था, जैसे ऊपर का जो खाली पेट था, फिर वो नीचे इसमें गाद इसको जमी दिखाई दी। तो इसने कहा कि इस गाद को साफ कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने उस टैंक के छेद को चौड़ा करके लगभग 2 बाई 2 टाइलें तोड़ के उसको चौड़ा कर लिया था। उसके बाद में रवि और आनंद उसमें सफाई के लिए अंदर घुसे, तो अंदर गैस वगैरह उसमें बनी हुई थी, जिससे रवि तो एकदम थोड़ा अनकॉन्शियस होकर बाहर एकदम निकल आया था, जबकि आनंद अंदर रह गया था उसमें। तो मकान मालिक जो मुकेश, उसने देखा कि मुकेश जो आनंद अंदर है उसको बचाने के लिए वो मुकेश जो मकान मालिक था वो भी अंदर घुसा उसमें। नांगल चौधरी विधानसभा में राजस्थान के बॉर्डर पर बने न्यू डाबला रेलवे स्टेशन पर और लाखों रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है और इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर संदेह है और चोरी से संबंधित का कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद ड्यूटी पर रहते इस तरह की घटना होना रेलवे के अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है। और हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां आरपीएफ ने पावर कार से HSD तेल की चोरी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और तेल बरामद कर लिया गया था। इसमें अभी एक चोरी की घटना हुई है, OHE तार जो हमारे होते हैं ना, बिजली के जो तार होते हैं रेलवे के, तो उसका तो जल्दी वर्कआउट हो जाएगा केस, उसको गिरफ्तारी भी हो जाएगी इसमें और भविष्य में चोरी ना हो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, कैसे इनको लॉक एंड की में रखना है सामान, कैसे रखना है। पिछले काफी दिनों से कालानवाली में पुलिस और ड्रग विभाग की तरफ से नशे को लेकर सख्ती की गई और जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर केशव ने दादू रोड पर यस मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा और कुछ दवाइयां बरामद की। इस दौरान शहर पुलिस चौकी के हवलदार शिव कुमार भी मौजूद थे। ड्रग विभाग को गुप्त सूचना मिली कि उक्त मेडिकल एजेंसी संचालक अवैध दवाइयां बिकने वाली हैं, जो दवाइयां बेच रहा है, जिसको लेकर छापेमार कार्रवाई की गई है। फिलहाल दवाइयां जो है उनके सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो ड्रग विभाग की तरफ से आगामी कार्रवाई की जाएगी। मिली थी, जिसके आधार पे मैं यहाँ पे जसी मेडिकल एजेंसी कालावाली रोड के ऊपर आया हूँ। यहाँ से मुझे कुछ नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयाँ मिली हैं, जिनको मैंने अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत फॉर्म 17 पर अपने कब्जे में ले लिया है और आगामी मैं इनको टेस्टिंग के लिए आगे भेजूंगा। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई ड्रग एक्ट के तहत अमल में लेके आई जाएगी। यहाँ है उसमें हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और नशे के विरुद्ध एक युद्ध ही समझो आप, ठीक है, और नशे को यहाँ से खत्म करने की पूरी पुरजोर कोशिश है हम सबकी। की संख्या लगभग 2100 कैप्सूल्स है और पेपेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स हैं, जिनकी संख्या 1600 है। नीट फरीदाबाद के मेट्रो चौक के नजदीक सड़क किनारे लगी रेहड़ियों को आज नगर निगम और आपको ये भी बताते चले कि टीम ने ध्वस्त कर दिया है। यहां तक कि गरीब आदमी अपनी रेहड़ी लेकर भाग रहा था और उसे भी पकड़कर सड़क पर उसकी रेहड़ी को तोड़ दिया गया है। रोज काम करके अपने परिवार का पेट भरने वाले रेहड़ी चालकों का गुस्सा फूट पड़ा और वह नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और दुहाई देने लगे। रेहड़ी के माध्यम से रोजी रोटी कमाने वाले चालकों ने नगर निगम कर्मचारियों पर खुलेआम आरोप लगाया कि वह हर महीने आकर उनसे जबरन पैसा वसूलते हैं और इसके बावजूद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वह लोन लेकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे और अब वह दिए गए लोन को कैसे चुकाएंगे।
मैडम इंडियन वालों ने तोड़फाड़ करी है। ये मैं अपनी बिरयानी की शॉप लगाता हूँ वहाँ पे, ये फरीदाबाद मूल के सामने। उन्होंने हमें कोई सूचित नहीं करा था, कैसे भी नहीं करा। जेसीबी लेके आए हैं, हम भाग रहे थे, हम अपनी रेडी लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने सीधा पकड़ा है, छीना झपटी करी है और हमारी रेडी पे बिल्डोजर चला दिया। गर्म सामान से जल जाते हैं हम। क्यों चलाया गया, किस लिए चलाया गया, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब हमें सरकार 10 से 20 हजार का लोन दे रही है, उसके बाद भी हमारी रेडी पटरियां क्यों तोड़ी जा रही है? तो आप कुछ आरोप भी लगा रहे थे कि एमसीएफ वाले पैसे लेके जाते हैं, हमसे खा के जाते हैं। कुछ नोटिस नहीं था, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ। ये तो गुंडागर्दी वाली बात है। ऑन रोड पे गाड़ी ये जा रही है रेडी, उसमें एकदम घेर के पंजा लगा दिया, एकदम पीला पंजा जेसीबी का। क्या मतलब है? और अभी 4 दिन पहले पैसे लेके आते हैं, हर महीने पैसे लेते हैं हमसे एमसीएफ वाले। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे 5-7 पैसे किस बात के लेते हैं एमसीएफ वाले? कहते हैं यहाँ लगेगी तो पैसे लेंगे हम। 4-5 जने आते हैं, पंडित 4-5 जने वहाँ बैठते हैं, वो यहाँ आके हमसे सेटिंग बना देते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, लगेगी तो, नहीं तो हम तोड़वा देंगे। हम कितने पैसे लेकर गए थे? अभी 4-5 हजार रुपए लेके गया हमसे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया है और सीएम फ्लाइंग टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुग्राम की तरफ से फरीदाबाद के पाली क्रेशर जोन से फरीदाबाद और नोएडा की तरफ काफी वाहन क्षमता से अधिक भार लाद कर लाते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही सड़क को भी नुकसान होता है अगर संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारियों के साथ इस प्रकार के वाहनों को अचानक चेक किया जाए तो काफी ओवरलोड वाहन काबू में आ सकते हैं, जिन पर भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूला। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में बरसात के पानी की निकासी के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और वहीं एसडीएम मयंक भारद्वाज ने कहा कि जिन नालों पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है और जो नाले गंदगी के कारण बंद पड़े हुए हैं, उन सभी नालों को सफाई करके दुरुस्त किया जाए और ताकि बरसात के सीजन में लोगों को जल भराव की स्थिति का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसको लेकर ये एक कमेटी का गठन भी किया गया जो कि लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मानसून आने वाला है और एकदम से भारी बारिश होगी, तो उसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं पहले से। नाले जैसे क्लॉग हो रखे हैं, जिनकी सफाई नहीं हुई है बहुत टाइम से, उन पर भी मैंने कल भी विजिट किया था। एमसीएफ के नाले भी देखे थे, इरीगेशन डिपार्टमेंट के नाले भी देखे थे। उनको हिदायत दी गई है कि इसमें से जो उनको अनक्लॉग करनी है या डीसिल्टिंग करनी है नालों की, उनको तो वो करवा दी जाए। तो कोई बारिश एकदम जब बारिश आ जाती है फिर हम कोई काम नहीं कर सकते। प्रदेश में मौसम आजकल परिवर्तनशील बना हुआ है। अधिकांश क्षेत्र में तेज आंधी, ओले और बूंदाबांदी देखी जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ ने बताया कि 3 मई से 15 मई तक प्रदेश में 3 पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अधिकांश क्षेत्रों में मम बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान में भी कमी देखी गई है और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 2 दिनों में प्रदेश में कहीं कहीं आंधी और तेज हवाओं के साथ छिटपुट होने की संभावना है। मदन लाल खीचड़ ने बताया कि 20 मई के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनी हुई है। मानसून की गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 मई तक मानसून केरल तट पर पहुंच जाएगा और इस बार मानसून के उत्तरी भारत में सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि फसल की बिजाई पर मौसम के बदलाव को देखते हुए ही करें और अपने गेहूं की फसल को मंडी ले जाते समय तिरपाल से ढक कर ही लेकर जाए। मौसम पिछले कई दिनों से लगातार परिवर्तनशील रह रहा है और उसमें जब अभी पीछे जो लगातार 3 मई से लेके आज 15 मई हो गई, लगातार 12 दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहा है। इस दौरान लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ अब तक आ चुके हैं
उन पश्चिमी विक्षोभों के ऐसे प्रभाव के कारण हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं और तेज हवाएं भी चली है और कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिली है, जिससे तापमान भी पिछले 12-13 दिनों में गिरावट भी देखने को मिली। जो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा था वो 36 डिग्री के आसपास चला। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।